हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हायर एजुकेशन। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सेट पेपर 1 पर्सपेक्टिव। So whenever you are studying for set paper 1, higher education इस टॉपिक पे से आपको 5 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे जाते हैं। And out of these 5 questions, you have to answer all of them, and these 5 questions carry 10 marks. Okay, so आप देख सकते हो कि इसका कितना ज्यादा वेटेज है एंड ये आपके ओवरऑल रैंक सिक्योर करने में कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान है एंड मैं आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में ऐसे कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि जिनको आप अगर स्टडी करते हो इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू नीड टू रिमेंबर एंड स्टडी व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर हायर एजुकेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है विच कुड बी कॉल्ड एज द पिलर ऑफ हायर एजुकेशन इज राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ राज्यसभा, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होती है, इन सब के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। राज्यसभा जो है इट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ये सबसे ऊंचा जो हाउस होता है इट कॉल्ड एज राज्यसभा। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट राज्यसभा इज इट इज अ परमानेंट बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट। ये पर्टिकुलर जो बॉडी होती है, जो मेंबर्स होते हैं, दे कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। सो राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैक्सिमम मेंबर्स। नाउ यू नीड टू नो कि कितने नंबर ऑफ पीपल राज्यसभा में होते हैं। सो इट इज 250 मेंबर्स। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा कुड बी 250, दैट यू नीड टू नो एंड रिमेंबर। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है कि इसको जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो डायरेक्टली पीपल्स के थ्रू इलेक्टेड नहीं होते हैं, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलए। तो एमएलए कौन होते हैं अब ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इनका टेन्योर क्या होता है। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा का, उनका हर एक मेंबर का टेन्योर होता है फॉर 6 years। वो ये पूरा जो काम उनका चलता है दैट गोज ऑन फॉर 6 years, मिनिमम 6 years। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज दैट कि जब जो ये मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, जो 250 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, उनमें से 12 मेंबर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो जो प्रेसिडेंट है हमारे वो इन 12 लोगों को इलेक्ट करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन देयर फील्ड। उन्होंने जो कुछ भी उनका एक्सीलेंस दिखाया है उनकी फील्ड में, उनके बेसिस पे उनको इलेक्ट किया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, इनको इस तरीके के जो लोग हैं उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक टिप दैट यू नीड टू रिमेंबर। जैसे 12 मेंबर्स आर इलेक्टेड by the president, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट जो है, अब ये तो हमने देख लिया राज्यसभा का। सिमिलर वे में हमें एक दूसरा जो पिलर है हमारे पार्लियामेंट का वो होता है लोकसभा। ओके, सो लोकसभा can be dissolved. So this is one of the most important thing you need to know. Then it is the lower house of the parliament. जैसे राज्यसभा अपर हाउस होता है, वैसे लोकसभा ये लोअर हाउस होता है। राज्यसभा वर्क्स ऑन द सेंट्रल लेवल, लोकसभा वर्क्स ऑन द स्टेट लेवल। ओके, नेक्स्ट होता है कि इट इज नॉन परमानेंट बॉडी। ये बॉडी जो होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं दे कीप ऑन चेंजिंग, इट कैन बी डिसॉल्व्ड, इट इज नॉट एट ऑल परमानेंट। जैसे राज्यसभा की जो बॉडी होती है वो परमानेंट होती है, लेकिन लोकसभा की बॉडी परमानेंट नहीं होती।
नेक्स्ट जो है इसके जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं। ओके सॉरी 50 नहीं 550 होते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, वो मैक्सिमम 550 मेंबर्स होते हैं। नाउ दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एरिया, जैसे एरिया ऑफ द स्टेट, जैसे अगर आप देखोगे सो यूपी की जो यूपी इज द लार्जेस्ट स्टेट, ओके, सो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 80 मेंबर्स, ओके। ऑन द अदर हैंड अगर आप मिजोरम एंड नागालैंड के अगर देखोगे सो उसके सिर्फ एक ही मेंबर होता है, क्योंकि वो एरिया वाइज बहुत ही छोटा है, ओके। एंड दिल्ली के 7 मेंबर्स होते हैं। सो दिस इज हाउ इट डिफर्स ऑन द एरिया वाइज, जो स्टेट का एरिया कितना है उसके हिसाब से ये मेंबर्स डिसाइड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट होता है These members are elected directly by the people। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो उन्हें हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, है ना, सो वो लोकसभा में आते हैं। Whereas जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हम डायरेक्टली उनको इलेक्ट नहीं करते, तो वो क्या हो गए, वो हमारे राज्यसभा के मेंबर हो गए, ओके। सो दिस इज वन मोर थिंग, इनका जो टेन्योर होता है वो एट अ टाइम 5 years का टेन्योर होता है, ओके। सो दिस वाज अबाउट द लोकसभा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन, दैट इज द प्रेसिडेंट। अब जैसे हमने राज्यसभा और लोकसभा देखा, ऑन द सिमिलर नोट नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर टू। सो प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं उन्हें हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं। He is the first citizen of India, okay? उनके बाद बाकी सारे citizens आते हैं। उसके बाद he is the head of the state। देखो जो he is not the head of the government, he is the head of the state, okay? So this is the difference that you need to remember। नेक्स्ट ही अपॉइंट्स, so उनके हाथ में बहुत अथॉरिटीज होती है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट हमारे जो है वो बहुत लोगों को अपॉइंट करते हैं। किन किन लोगों को अपॉइंट करने की अथॉरिटी उनके पास होती है ये अब हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले वो चीफ जस्टिस जो है हमारे, उनको वो इलेक्ट करते हैं। सेकंड वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। देन वो वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करते हैं। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ओके। So this is something you need to know। So there, he has a lot of power in his hand। इससे हमें क्या पता चलता है कि उनके हाथ में बहुत सारी powers होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है हमारे, so जैसे हमने आप प्रेसिडेंट देखे, सिमिलर वे में अब हम प्राइम मिनिस्टर के भी पावर्स एंड फंक्शंस देखेंगे। सो अब जैसे स्टेट के हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। सो ये 3 चीजें आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। देन ही रीचेस एंड रिप्रेजेंट्स, तो जैसे आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं सो वो हमारे सारे इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड वो सारे इंटरनेशनल जो भी अफेयर्स होते हैं वो देखते भी हैं। सो ही रीचेस टू डिफरेंट कंट्रीज एंड takes all the major role in the international, at the international level, okay। so international level पे जो भी काम काज चलता है वो सबकी जिम्मेदारी हमारे प्राइम मिनिस्टर की होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी he travels to different countries and he makes contact and he makes a good relation with different countries and manages the international affairs, है ना। so similar way में प्राइम मिनिस्टर का यही काम होता है। क्लियर? सो अभी हमने राज्यसभा देख लिया, हमने लोकसभा देख लिया, हमने प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ा, हमने प्राइम मिनिस्टर के भी बारे में पढ़ा। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ हायर एजुकेशन इज
सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो है जज इज अपॉइंटेड। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। क्लियर? सो अब जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके पास वो कैसे जज कैसे बन सकते हैं अब सुप्रीम कोर्ट का, तो उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट जज का। सो अगर उनके पास हाई कोर्ट जज का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ही इज एलिजिबल टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। सो उसके बाद इसका जो रिटायरमेंट एज होता है वो होता है 65 ईयर्स। ओके, देन पावर्स एंड रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके हाथ में क्या क्या रोल एंड पावर है वो देखिए। रिट जुरिस्डिक्शंस, जिसमें आता है फंडामेंटल राइट्स वायलेशन, देन कोर्ट ऑफ अपील, देन सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कभी कभार पॉसिबिलिटी होती है कि हाई कोर्ट में कोई केस होता है जो सॉल्व नहीं हो पाता, या कोई 2 अलग अलग स्टेट के बीच में ही कुछ झगड़े चल रहे हैं, वो कैसे सुलझेंगे? सो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। जैसे अगर कुछ चीजें हाई कोर्ट में नहीं सॉल्व होती है तो वो हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाते हैं। ओके, so these were the few things that you need to remember when we are studying about the Supreme Court. Now the another factor which is important in higher education is the fundamental rights and duties. So there are different fundamental rights and different duties. So जब हम पहले हम fundamental rights की बात करेंगे, it is written in the constitution। हमारे जो constitution लिखा हुआ इंडियन constitution, उसके आर्टिकल 14 से लेके 332 आर्टिकल तक, सॉरी 332 या 32, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, यू कैन क्रॉस चेक इट। सो आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। 6 फंडामेंटल राइट्स है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। इनके बारे में आप डिटेल में स्टडी कीजिए, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर साल फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights and right to constitutional remedies. Okay, so ये 6 fundamental rights है which you need to remember. Next जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी फंडामेंटल क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें आपको, जैसे रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, योर नेशनल फ्लैग, उनको रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। हमेशा कोई सोल्जर को हमें सल्यूट करना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं कि जिन चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ता है। दीज आर आर फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपको याद रखनी है। And one more important topic of higher education is the educational bodies. अब जब आप higher education के बारे में study करते हो तो कौन सी educational bodies है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे UGC है, UGC का full form क्या है? University Grant Commission. It was set up in 1956. Now you should know the basic information about UGC. Then it is situated in 7 regional offices. Then provide recognition to universities. मोटो क्या है अब UGC का? ज्ञान विज्ञान विमुक्ताय। ओके, सो ये उसका मोटो है। अब नेक्स्ट एक और जो एजुकेशनल बॉडी है वो है UPSC। तो जैसे हमने UGC के बारे में स्टडी किया, आपको UPSC के बारे में भी स्टडी करना है, NTA के भी बारे में स्टडी करना है, NCERT के भी बारे में स्टडी करना है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल बॉडीज जिनके ऊपर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर? Now the next and the last important topic of higher education is the major universities and colleges.
ठीक है। सो अब आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पता करने हैं, जैसे हाउ मेनी नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर प्रेजेंट, देन बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन सी है, फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, ओपन यूनिवर्सिटीज मतलब क्या क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, जैसे इग्नू एक बहुत ही बड़ी है इन यूनिवर्सिटी, ओके। सो इसके बारे में भी आप पता कीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज का पूरा नाम है, ओके, इग्नू। सो इसी तरह से और कौन कौन सी है उसके बारे में भी पता कीजिए। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर ये जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, उसी तरह स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी है, मेटा यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, ये छोटी छोटी चीजों के बारे में भी पता कीजिए, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, मेटा यूनिवर्सिटी, okay. So these are few universities and colleges which you need to know. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कौन सी है, प्राइवेट कॉलेजेस कौन से होते हैं, सो इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो दीज आर द ओनली टॉपिक्स जो आपको हायर एजुकेशन इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। एंड इनके अगर आप बस इतना ही करते हो तो भी आपको बहुत ही आसानी से जो 5 क्वेश्चंस है उनके आंसर देने आ जाएंगे। आई होप अब आपको हायर एजुकेशन टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आता है, यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ओके। एंड टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।